I had very high hopes when I came to Netherlands because मुझे लगा यार यूरोप में तो बहुत अच्छा कॉन्सर्ट सीन है. Sadly in Netherlands the band culture is not that big. सेम वर्क जो हम वहाँ पे करते हैं इंडिया में वो सेम वर्क यहाँ करें। यहाँ के तो लेबर लोग भी हमसे अलग बनाते हैं। Netherlands में electronic music का scene is very big. It's one of the pioneers in electronic music. Who didn't like electronic music and now I really love electronic music. तो वहां से स्टार्ट हुआ यार. यहाँ पे तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है. इतना अच्छा है कि अब मैं इंडिया जाके जॉब नहीं कर सकता और फिर आप ना चीजों की कदर ज्यादा स्टार्ट करना कर देते हो. वो आपको एक झटका लगता है कि दुनिया ऐसी नहीं और ऐसे भी हो सकता है। और जैसी डीजेइंग का कोर्स खत्म होने से शायद एक महीना पहले ही हम लोगों ने एक पूरा डीजे का सेट खरीद लिया. इंडिया में 90 to 95% जो लोग हैं वो वही जॉब कर रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। एंड आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नीदरलैंड से निशांत रतोरी, जो आई थिंक अब इनको काफ़ी साल हो गए यहाँ पे आए और अब तो आई थिंक अब ये डच ही बन गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो आज जो पॉडकास्ट का विशेष टॉपिक है वो है लाइफ इन नेदरलैंड्स। जीवन कैसा है आपका नेदरलैंड्स में। And so, without taking too much time, I would like to give opportunity to Nishant to maybe introduce himself a little bit. Hello, hi guys. Hello, Aap. Thank you so much. My name is Nishant, and I come from Uttarakhand in India, and I have been living here in Netherlands for almost 4 years now. So 4 साल आराम से हो गए हैं मुझे. I came here around July or June 21, I suppose. Yeah, it was I think June 21, and now it's yeah June 25. So 4 साल flew very fast. But Mhm. yes, I have been living here from 4 years. I have been working as an IT consultant. Yeah, I've been working with multiple companies. I recently joined a new company. So recently started a new project. I live in Utrecht, so that is the central of Netherlands. And yeah, it's been amazing 4 years, I would say. Uh, अच्छा निशांत, अपने बारे में थोड़ा सा ये भी बताना। आईटी इंजीनियर हो, थोड़ा सा हल्का सा स्पेसिफिकेशन भी दे देना, तुम्हारी ब्रांडिंग भी हो जाएगी। नहीं देखिए सो आई नो इट्स करंटली मैं एज अ क्लाउड एंड मॉनिटरिंग कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ. मेरा जो जर्नल काम रहा है नेदरलैंड्स आने के बाद और करंटली जो जिस क्लाइंट के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, इट्स मोर लाइक द माइग्रेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो बेसिकली उनका पुराना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक मॉनिटरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. एंड मेरा काम बेसिकली उस होल पूरे मॉनिटरिंग सॉल्यूशन को हाइब्रिड क्लाउड में डालना है. सो इट्स लाइक आई एम मोर ऑफ अश्योर cloud. That's what I'm using right now. I have been using from past 3.5 years. So मेरा prominently काम Azure cloud and Kubernetes and उस technologies में ज़्यादा है. And since I am also a monitoring consultant, so what we do is we create a whole monitoring solutions for an organization or a team. तो उसमें हम लोग काफी monitoring solutions जो market में है, like पुराने जमाने में like some 3-4 years back we used to say it as a monitoring, but now with the new gen technology it is called observability. जो मैं आपको थोड़ी देर में explain करूँगा कि difference क्या है दोनों में. Okay. But yeah, it's like more like a observability space में हम लोग tools provide करते हैं, tools का setup करते हैं, like Elasticsearch का पूरा stack, so ELK, Elastic Logstash and Kibana. मैं extensively Prometheus में भी काम करता हूँ, Grafana में भी काफी काम करता हूँ, and I am also trained in Dynatrace. So Dynatrace is a new product in the market. It's like a one single product which gives you everything. So log monitoring से लेके metrics monitoring से लेके observability से लेके application performance monitoring से लेके, तो वो सारी चीजें ये सारे tool provide करते हैं. And as a observability consultant आपका ज्यादातर काम इन टूल्स के साथ इनको सेटअप करने के साथ काफी होता है. एंड आपको फिर क्लाउड टेक्नोलॉजीज भी पता होनी चाहिए क्योंकि आपका इंटीग्रेशन या तो फिर क्लाउड में होगा या तो फिर आपका इंटीग्रेशन ऑन प्रमाइसिस कुबरनेटिस क्लस्टर में होगा, तो आपको ऑल इन ऑल डेवऑप्स में काफी इन्वॉल्व रहना पड़ता है. सो इट्स ऑलवेज चेंजिंग. हमेशा हर 2-4-6 महीने में नया कोई डेवऑप्स का टूल
या मॉनिटरिंग का टूल सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो. सो दैट वाज माय वर्क फॉर माय पास्ट क्लाइंट. तो उनके लिए हम्म, मैंने ऑलमोस्ट 130 या 150 एप्लीकेशंस को माइग्रेट किया था जो लेगेसी डेटा सेंटर्स में थी, उनको हाइब्रिड क्लाउड में डाला. बट द न्यू मॉनिटरिंग सॉल्यूशन. And हम्म, now the current client which I'm working is also doing the same thing. So I'm helping them to build up the whole infrastructure. And to be honest, it's like, cloud and observability consultant sounds like a very fancy name. But I would categorize myself as an infrastructure specialist, because आपको, मुझे लगता है कि आपको infrastructure की functionality की समझ होनी चाहिए. Then it does not matter if it's a cloud, if it's on-prem. Know the overall functionality and picture of how the infrastructure work and what the infrastructure is. And then, yeah, you can just switch on the technologies which you are working on, because it's all about learning and delivering बहुत ही सुंदर आंसर them. दिया आपने. इन टेक्नोलॉजीज की समझ हो, आपने जो बोला Hmm. नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ होनी Hmm. चाहिए. आई वुड से मजे हुए खिलाड़ी को प्रॉब्लम पता होती है, Hmm. जिसने टाइम स्पेंड Yeah. किया है. लेकिन मैं अभी जाऊंगा नहीं पॉडकास्ट में उस डायरेक्शन Yeah. में, क्योंकि पॉडकास्ट की थीम तो हमारी है लाइफ इन Yes, नेदरलैंड्स. yeah. आई थिंक लाइफ का तो पार्ट ये भी है. ऑलमोस्ट दिन का हम्म, 8 घंटे तो आपका ये पार्ट होता है. सो इट्स हम्म. ऑल्सो वेरी so it's also a very big part of your life, you can't ignore it. Yeah. अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, निशांत का दूसरा नाम है Yeah. मुस्सी. और मुझे वही ज्यादा अच्छे जब आंसरिंग Yes, होता yes. है. निशांत Yeah, yeah. तो मैं बहुत कम नहीं, बोलता आई हूँ. थिंक, लेकिन कोशिश नो नो करूंगा कि नो नो, निशांत आई बोलता थिंक रहूं, आई लेकिन थिंक आप मुझसे ही बोल सकते हो, क्योंकि मेरा निशांत से ज्यादा प्रोमिनेंट फेमस नाम मुस्सी ही है. So, and it have a big whole history. मेरा पूरा ये नाम almost, I don't know, काउंट करूँ तो 30 साल, नहीं 30 तो नहीं, बट 25, 25 26 साल से, या 20 25 साल से तो है ही. तो ये नाम किसने दिया था? आपको? that's an interesting part. ओके. Yeah, yes. चलो मुझसे ये बताओ यार, तुम्हारी हॉबीज क्या है, जो मैं सबसे मतलब कि मैं पर्सनली भी जानता हूँ. थोड़ा सा काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि अलग अलग चीजें करते हो, काफी चीजें. जरा थोड़ा बताओ उसके बारे टू में. बी ऑनेस्ट, आप भाई, मेरा एज सच कोई डिफाइंड हॉबी मैं नहीं बोलूंगा. जैसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, मेरे को, मैं पेंटर हूँ एज अ हॉबी. मैं, टू बी ऑनेस्ट, आई एम मोर लाइक कि ठीक है, जो मन कर रहा है कर लो, लाइक जस्ट स्टेप इन. जो जो चीज हम्म, आपको कुछ अच्छी दिखती है. सो आई एम मोर मोर लाइक अ पर्सन जो काफी स्पॉन्टेनियस है. तो हम्म, कभी मैं, मेरे को ये पसंद आता है, कभी वो पसंद आता है. बट मैं अगर आपको सही जवाब इसका दूं, तो कुछ हॉबीज हैं जो मेरी काफी टाइम से मेरे साथ हैं, मोस्ट प्रॉब्ली बचपन से. तो वन इज म्यूजिक. Yes, so like I started singing with my school band. I also used to play congo sometime. I used to also play sometimes drums in my school choir. वहाँ से start हुआ, but I don't know, somehow I shifted more into ड्रमिंग. हम्म, तो कॉन्गो वगैरह काफी बजाता था. एंड उसके बाद मैंने फर्स्ट जो हमारा स्कूल का बैंड रहा होगा, इट वाज लाइक आई जस्ट सैंग अ सॉन्ग, रैंडम सॉन्ग. बट वहां से स्टार्ट हुआ. एंड व्हेन आई केम टू कॉलेज, देन आई स्टार्टेड in a band as a drummer, which was very surprising for me and for my friends who used to know me. And because that also have a story, हम लोगों का band था. I was supposed to be someone who used to play, because मैं तब तक गिटार भी सीख गया था. तो I was maybe supposed to play a guitar and also do some sort of a vocals. And मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसको ड्रम्स पे था कि चलो तुम ड्रम्स पे जाओगे. इवेंचुअली he was struggling a bit. मैं उसको जा जाके बताता था कि यार ये ऐसा नहीं है, ऐसा बजना चाहिए. कभी अचानक से खुद ड्रम पे बैठ गया, उसको बीट्स बजाना सिखा दिया. somehow my पूरा बैंड इज लाइक, तू ऐसा क्यों नहीं करता, तू ड्रम्स प्ले कर ले. आई एम लाइक ओके. द ऑडिशन कॉलेज में फेस्ट होता था, तो फेस्ट का ऑडिशन था. लाइक अभी एक हफ्ते बाद तो फेस्ट का ऑडिशन है. बोला नाउ वी आर डूइंग दीस सॉन्ग्स, ट्राई एंड प्ले. एंड आई प्ले ड्रम्स. एंड द पीपल हु न्यू मी, दे वर लाइक कि यार तू अच्छा खासा तो ठीक ठाक तो गाता था, तू ये ड्रम्स के चक्कर में क्यों पड़ गया. बिकॉज मैंने काफी पूरा ड्रम्स बजाया था उस दिन. वहाँ से ड्रम्स स्टार्ट हुआ. एंड देन फॉर ऑलमोस्ट 15 years आई वॉज प्लेइंग ड्रम्स इन मल्टीपल बैंड्स. मैंने हम्म, कॉलेज से स्टार्ट करा. कॉलेज में बैंड था. देन आई हैड 2 bands इन कॉलेज. वन वाज फ्रॉम माय कॉलेज एंड वन वाज
a very professional band from Dehradun. So I am from Dehradun. I did my engineering and engineering from there. So there was a very famous band called Ashwamegh, काफी reputed हुआ करते थे देहरादून में, because वो भैया लोग सारे वो थे जिनसे हम लोग सीखा करते थे. Eventually when I was in third or fourth there, they were like, come here, play with us. So I started playing with them. Then that's how my journey started as a musician. उससे पहले तो बस ऐसे टाइम पास वाला musician था. तो आज की डेट में मतलब कि म्यूजिक में ये कैसे टाइम स्पेंड कैसे करते हो? व्हाट एग्जैक्टली हैव यू लाइक सिंगिंग इनसाइड और बिल्डिंग सॉन्ग और काइंड ऑफ it बिल्डिंग ट्यून और म्यूजिक एटसेट्रा so एटसेट्रा? as I said, आप भाई मैं बहुत spontaneous हूँ. नई नई चीज़ें लाइफ में ट्राई करने का मेरे को बड़ा शौक है. मुझे लगता है कि इट गिव्स यू अ गुड एक्सपीरियंस, एंड यू आल्सो एंजॉय लाइफ मच मोर बेटर इफ यू, दैट्स दैट्स व्हाट आई एंजॉय, दैट्स हाउ आई एंजॉय कि मैं नई नई चीज़ों में जाता रहूं. एंड दैट्स हाउ माय लाइफ took a completely almost I think 360 or 180 degree turn, I would say. In India, I was never a big fan of electronic music. Electronic music like EDM and house was okay, but उतना electronic music का मैं fan नहीं था. I was more into bands. हम्म 15 16 साल 17 साल बस bands के गाने सुने हैं, हिंदी bands के गाने सुने हैं. हम्म And India में मेरा exposure भी नहीं था electronic music में उतना. Uh, एंड देन यू इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का आपका एनवायरनमेंट होता है, जिस तरीके के आपके दोस्त होते हैं, जिस तरीके के आप चीज़ों में इंडल्ज होते हो, आप उस तरीके का ही आप एक चीज़ें डेवलप कर लेते हो. एक बोलते हैं ना, टेस्ट डेवलप कर लिया मैंने उसका. तो आई वाज हम्म मोस्टली इनटू बैंड्स, रॉक, मेटल, इन सब में ज़्यादा था. एंड आई हैड वेरी हाई होप्स व्हेन आई केम टू नेदरलैंड्स, बिकॉज मुझे लगा यार यूरोप में तो बहुत अच्छा कॉन्सर्ट सीन है. हाँ हाँ और मुझे लगा कि यार वहां तो जाके मैं ड्रम्स बहुत अच्छे से प्ले करूंगा एंड मैं बैंड्स के साथ प्ले करूंगा. एंड आई केम टू नेदरलैंड्स. हम्म Sadly, in Netherlands, the band culture is not that big. Yeah, it's very surprising, but it's not very big. हाँ Netherlands में electronic music का scene is very very big. It's one of the pioneers in electronic music. All the big DJs like Tiesto and Martin Garrix and Armin, Hardwell, everyone is from Netherlands. एंड यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यार ठीक है, मैं मेरे को लगा कि इलेक्ट्रॉनिक, अब जब आप यहाँ आ रहे हो, आप घूम रहे हो, वेन्यूज पे जा रहे हो, तो आप बहुत इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर देते हो. आई स्टार्टेड प्लेइंग ड्रम्स विद सम रैंडम पीपल, नॉट रैंडम बट या लोगों ने मुझे अप्रोच किया था. एंड आई ऑल्सो फाउंड देम थ्रू फेसबुक, ऐसे डे कैन वी जैम. तो थोड़ा बहुत जैम हम लोगों ने किया. बट तब तक मैं शायद इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक काफी सुनना स्टार्ट कर दिया था मैंने यहाँ पे. ओके या in YouTube, and I had no idea that मेरे को बस अच्छा लगता था सुनना, so मैंने start किया. And then we started somehow going to the concerts of those artists which we were listening. And I remember we went to one, I the first DJ which I saw in in Netherlands, like हम्म very close by, was Hardwell. In a very Hardwell, हार्डवेयर yes, and in a very ओके very private party. So it was like 40, 50, 60 people, and it was a very surprise concert by him. And it was, I think, during ADE. So there is a very big electronic festival which happens in Netherlands, one of the biggest electronic music festival which happens in the world, and it's known as ADE, or in Dutch it's ADE. It's Amsterdam Dance ओके Event, world's biggest. Yes, it goes for 5 days, continuous, 24 hours, हाँ हाँ like 24 by 5. And it also have, it's like a very big meetup of all the artists. So सिर्फ concerts नहीं होते हैं, सिर्फ आपकी TED talks होती हैं, musicians आपस में आके मिलते हैं, conferences होती हैं, एंड काफ़ी जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती है. सो इट्स लाइक अ होल, इट्स लाइक एन ऑटो एक्सपो ऑफ म्यूजिशियन. या म्यूजिक yeah. म्यूजिशियन Yeah, इंटरेस्टिंग so it's a very big festival. I was not aware of this festival when I came to Amsterdam. मेरे को पता चला यार AD करके कुछ होता है. So I remember 2021 पहला AD मैंने अटेंड किया, and that's where I saw Hardwell.
and then we started listening to a lot of songs, a lot of artists, and then we started building that taste. तो धीरे धीरे वो टेस्ट आ जाता है, और फिर हम उन वेन्यूज में जाते थे जहाँ पे ऐसे म्यूजिक बनते थे. सो कैसे किसी क्लब में या ऐसे पब में चले गए जहाँ पे ऐसे म्यूजिक बज रहे हैं, देन यू गो मोर डीप इनसाइड, कि अच्छा ये भी है, Oh. ये भी है. सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. So like I said, right, I started as a drummer in a band who didn't like हम्म. electronic music, and now I really love electronic music. तो वहां से स्टार्ट हुआ यार. तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में इसको प्रोड्यूस करने में आई मीन समटाइम्स यू enjoy or I you do, I do, I yes. mean in Yeah, so like how did this happen was, तो जब हम कॉन्सर्ट्स वगैरह जाना स्टार्ट किए, सडनली हम लोगों को इंटरेस्ट आ गया कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. So Mhm. I and one of my very good childhood friend, who is currently my flatmate as well, and eventually you know him. वी तो हम लोगों ने सोचा यार यार ये ठीक है, हम लोग कर सकते हैं. एंड देन इट वाज एज आई सेड, स्टेप इन, जस्ट स्टेप इन, Mhm. यू हैव टू स्टेप इन. सो हम लोगों ने सीधा डीजेइंग कोर्स में एनरोल करवाया अपने आप को. Mhm. एंड हम लोगों ने डीप हाउस एम्स्टर्डम करके एक एकेडमी है यहाँ पे, वहाँ से डीजेइंग का कोर्स किया. सो इट वाज फॉर Mhm. 2-3 months आई थिंक. सो बेसिक डीजेइंग कंसोल के बारे में सीखना है सब कुछ. एंड वहाँ पे फिर हमें काफ़ी अच्छे टीचर्स भी मिले, जिनसे जो अभी भी हमारे टच में है. नाउ दे आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ अस, एंड दोज टीचर आर लाइक some big DJs who are also teaching in that institute. Yeah. Interesting. And then we started DJing. और जैसी डीजेइंग का कोर्स खत्म होने से शायद 1 महीना पहले ही हम लोगों ने एक पूरा डीजे का सेट खरीद लिया, घर पे Mhm. खरीद के ले आए. सो दैट वी कैन प्रैक्टिस, वी कैन गेट मोर कंफर्टेबल. और उस प्रोसेस में क्या होता है ना, उस प्रोसेस में आप इतने आर्टिस्ट सुनते रहते हो, इतनी सारी चीजें सुनते रहते हो, इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करते रहते हो कि आपका टेस्ट और मेच्योर और डेवलप होता जाता है. तो Yeah. जैसे आपने Interesting. एक गाना शायद मैंने अगर 2021 में सुना होगा, तो उस गाने से जो करंट गाने में सुनता हूँ वो completely डिफरेंट हो सकते हैं. बिकॉज आप बहुत इन्वॉल्व होके सुन रहे हो और आपको मजा आ रहा है, आप सुन रहे हो और डिफरेंट आर्टिस्ट सुन रहे हो, डिफरेंट जॉनर्स भी सुन रहे हो. तो Mhm. उससे ना आपका होराइजन काफी बड़ा हो जाता है. एंड देन यू ऑल्सो फिगर दैट आउट कि आपको क्या ज्यादा पसंद है. ना मेरा मेरा क्वेश्चन जो होगा वो उन लोगों के लिए भी होगा जो जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुना नहीं है और हम्म. उस डायमेंशन को एक्सप्लोर नहीं किया है. मे बी दे विल गेट सम फूड फॉर या थॉट विद योर एक्सप्लेनेशन. सो ये जो म्यूजिक का जो तुमने बोला कि हॉरिजॉन बहुत बड़ा हो हम्म. जाता है, थोड़ा सा इसको और डीप लेवल पे लेके जरा समझाओ जरा. श्योर. एंड मैं जो भी आपको बताऊंगा इट्स वेरी जेनेरिक टर्म्स में होगा, बहुत ही या. ब्रॉडर टर्म्स में होगा. हम्म. इन जनरल क्या होता है, देखिए हर चीज का क्लासिफिकेशन होता है लाइफ में, राइट. एनीथिंग एनीथिंग इन द हम्म. लाइफ, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड into multiple things, and हम्म. that's how the music itself is. तो म्यूजिक में काफी सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे क्लासिकल म्यूजिक हो गया, एंड क्लासिकल में भी फिर काफी सारे, इंडियन क्लासिकल हो गया, वेस्टर्न क्लासिकल हो गया, कर्नाटिक क्लासिकल हो गया. सो एवरीथिंग इज डिफरेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ हम्म. दैट होल म्यूजिक वर्ल्ड, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट समहाउ. तो ऐसे ही काफी सारे जो क्लासिफिकेशंस होते हैं उनको हम जॉनर्स बोलते हैं. हम्म. सो म्यूजिक में बहुत जॉनर्स होते हैं. ये इनके इनके जरा थोड़ा मीनिंग बताओ. मैंने पढ़े तो या बहुत है लेकिन मेरे को समझ में नहीं ज्यादा यार नहीं ठीक आता है. है जो देखिए जॉनर आई मतलब मीन वही हो गया. या हॉलीवुड वाले जो इंग्लिश वाला जो साइड है. लाइक इट्स वेरी सिंपल. लाइक जॉनर इज लाइक आपका आपने क्लासिफाई करा है किसी चीज को. सो हम्म. क्लासिफिकेशन को जॉनर का नाम दिया गया है. सो इन जनरल में म्यूजिक में अगर मान लीजिए क्लासिकल म्यूजिक है, फिर रॉक म्यूजिक है, फिर जैज म्यूजिक है, या राइट ऐसे राइट कई राइट. सारे म्यूजिक है. तो उन सबको हम्म. बोलते हैं कि ये जॉनर्स है म्यूजिक के. तो म्यूजिक ओके. इस सारी चीजों में क्लासिफिकेशन हमने किया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक है. और उन सबको हम एक जॉनर बोलते हैं कि यार ठीक है, ये जॉनर है, ये जॉनर है, ये जॉनर है. जैसे तीन चार पांच हम्म. जो प्रोमिनेंट नेम हम्म. है जो उसमें जैसे रॉक है. रॉक व्हाट डज रॉक मींस? ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है बताने के लिए, क्योंकि उसके भी बहुत सब जॉनर्स निकल के आ जाते हैं. तो रॉक इज लाइक कि जहाँ पे आप गिटार, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड गिटार, डिस्टॉर्टेड मतलब जो थोड़ा सा हैवी हार्ड गिटार्स होते हैं वो, या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक गिटार जो आप इलेक्ट्रिक गिटार यूज करते हो, तो वो इन जनरल रॉक कैटेगरी में लोग डाल देते हैं.
एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम विच आई एम स्पीकिंग। वो रॉक हो गया जिसमें गिटार्स है, ड्रम्स है, बेस गिटार है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, जो थोड़ा सा गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार यूज कर रहे हो उसमें, एंड देन इट्स लाइक groovy in terms of It's the guitar. Yeah, so more like the guitar so centric. in this genre, rock, it gives you like more energetic vibes. Yeah, you can say that, yes. Like अगर एक It's not calming actually. I mean, at least it can I mean be, if it can be. ah, It can be, depends upon what kind of artist and what kind of genre you are listening, because rock के भी काफी genres हैं. S- is Yeah, it yeah. okay? So like rock एक बहुत बड़ा envelope हो गया, और then if I go inside it, it's like rock के अंदर फिर आपका metal और ये सब, मतलब काफी बड़ा है उसका इस पे. मेरे को इंग्लिश के टर्म्स याद नहीं आ रहे हैं। आई थिंक इसको हिंदी में जो हम लोग को पढ़ाते थे हम्म. वो कौन सा रस है इसमें। नहीं देखिए, अब वो आपकी बात ठीक है, बट अभी मुझे लगता नहीं है कि वेस्टर्न म्यूजिक में इतना हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में रस का बहुत बड़ा महत्व होता है, जहाँ तक मुझे पता है। वेस्टर्न म्यूजिक हम्म थोड़ा सा थ्योरी वाइज काफी अलग है इन सब चीजों में। सो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी वहाँ पे, जहाँ पे एक रॉक सॉन्ग बहुत ही रोमांटिक हो सकता है। इट कैन बी अ रॉक हम्म सॉन्ग जो बहुत ही डिप्रेसिंग हो सकता है। इट कैन बी अ रॉक सॉन्ग जो बहुत ही एनर्जेटिक हो सकता है। तो हम्म इट इट completely depends upon how that song has been composed। जैसे तो वो एक चीज है। ऐसे कैटेगराइज आई एम नॉट वेरी मच क्वालिफाइड कि मैं ऐसा कैटेगराइज कर सकूं उसको। नहीं नहीं यार बट ये तो हाँ, बट लाइक इफ आई से तो दैट्स ऐसे ऐसे फाइन। जॉनर्स होते हैं, जैसे रॉक हो गया, जैज हो गया, तो जैज एक अलग सा जॉनर है जिसमें भी गिटार यूज हो सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम्म यूज हो सकते हैं, बट उनका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होता है, उनकी मेलोडीज बहुत डिफरेंट होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बजाने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट होता है। सो रॉक में आप थोड़ा हार्ड हिटिंग गिटार देख सकते हो, लेकिन जैज में आपको बहुत ही सिंपल फ्लोइंग फ्लूइड गिटार्स दिखेंगे। देन ओके देन यू हैव वन मोर जॉनर इन कॉल्ड ब्लूज। तो blues is हम्म also like rock, but more calm, more like ऐसे आप झूमने वाला, वो blues हो गया। एंड ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में भी बहुत कैटेगराइजेशन है। निशांत एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन करता हूँ मैं तुमसे। सो तुम्हें चार चार साल हो गए नेदरलैंड्स में आए हुए। 4 साल में तुमने अपनी लाइफ में क्या चेंज होते हुए देखा है? हु निशांत वाज व्हाइल ही वाज लिविंग इन या इंडिया एंड आफ्टर 4 years, नॉट आई मीन वन, आई मीन यहाँ थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक या ठाक है, पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, इंटरप्शंस भी कम है, you have time quite a या lot या for या yourself which you don't get, I mean, if you are living in India. Personally I think so. यस, आई थिंक बहुत Yeah. आपने काफी सही बोला है। uh, बट मेरी लाइफ अगर मैं सबसे बड़ा चेंज अपने अंदर देखता हूँ, इंडिया में मैं बहुत ही केयरलेस, मतलब बिना कुछ सोचे समझे जीने वाला, करने वाला वैसा इंसान हुआ करता था। मे बी mhm, बिकॉज ऑफ एज फैक्टर भी होता है। आई वाज आई थिंक 28 29 व्हेन आई लेफ्ट इंडिया। mhm, mhm, बट हाँ, जब आप एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हो, आई वेंट टू बैंगलोर फॉर माय फर्स्ट जॉब फ्रॉम देहरादून। And you know that you are earning, even if you are not earning very well, but you're earning, you have a stable job, and you have friends with you, then you do all sort of things, आप कभी पार्टी कर रहे हो, कभी घूमने जा रहे हो। सो काफी काफी एक वैसा एटीट्यूड था मेरा, लाइक मैं वैसे ही बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ। तो वहां पे तो मेरा mhm, ऐसा था कि ठीक है, अगर रात को कोई 1 बजे मुझे कॉल करता है, मैं आ जाता हूँ, मैं चले यार, चलो यार चलते हैं। सो दैट वाज माय एटीट्यूड। आई एम स्टिल लाइक दैट, बट नाउ मच मोर मैच्योर आई वुड से। बट इंडिया में इट वाज, मैं काफी मस्ती मारने वाला। आई थिंक हम में से काफी सारे लोग इंडिया में ऐसे ही होते हैं। अ, मस्ती मारते हैं, एंड 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 इट्स गुड, मारने भी चाहिए। mhm, इट्स वेरी गुड। यहाँ आके आई थिंक व्हेन आई केम इन 21, आई वाज 29 और 28। और यहाँ आने के बाद पहले साल तो मैंने काफी इंजॉय करा, काफी घूमा फिरा, नई नई चीजें दोस्तों के साथ करी, जैसा इंडिया में करता था। And suddenly, I think after I turned 30 31, somehow it changed. I don't know how I got flipped. mhm, मैं अगर आपको सबसे बड़ा चेंज अपने अंदर बताऊं, तो मैं यहाँ आके इंडिया से तो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स में। आई थिंक मैच्योर तो आप होते ही हो एज के साथ, बट हाँ, मुझे लगता है कि मैं काफी उन चीजों में भी मैच्योर हुआ हूँ जहाँ जिन चीजों में मैं पहले था नहीं।
लाइक आई वॉज वेरी ओके। केयरलेस इन टर्म्स ऑफ कि हाँ ठीक है वो क्या सोचेगा, मेरा दोस्त है, लाइक इफ मैं कुछ भी बोल दिया उसको. बट नाउ आई थिंक यार ठीक है, इट्स वी हैव मूव्ड, वी हैव लाइफ में बड़े हो चुके हैं, हो सकता है बुरा वो लग जाए उसको. उन सब चीज़ों में, थॉट प्रोसेस में, थिंकिंग में भी काफ़ी मेच्योरिटी आई है. बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड आब्द भाई, in 3-4 years, I don't know why. uh, that's a good amount of transformation which I have in my personality. I जैसे मैं बहुत मस्ती मजाक करता था, अब पहले मैं किसी भी रैंडम इंसान के साथ मस्ती मजाक कर सकता था. किसी भी, आप मुझे किसी क्लब में किसी रैंडम इंसान के साथ जाके बात करने को बोल दो, उसके साथ मजाक करने को बोल दो, वो मैं कर सकता था. अभी मैं सिर्फ अपने अच्छे दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करता हूँ. तो वो एक बहुत बड़ा चेंज आया मेरे अंदर. मैं अपने लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, और फैमिली अपने लिए एंड फैमिली के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक मुझे लगता है मैं इंडिया से ज़्यादा हो गया हूँ, मैं अपना ख्याल रखता हूँ अभी. इंडिया में तो मैं अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखता था. तो इट्स लाइक आई मैं अपना ख्याल इन टर्म्स ऑफ मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखता हूँ. माइंडफुलनेस बोलते हैं उसका, वो काफ़ी इंडल्ज किया है मैंने अपनी लाइफ में. लर्निंग प्रोसेस मैं काफ़ी ख्याल रखता हूँ. मैं लाइक नॉट ओनली रिगार्डिंग द वर्क बट अपार्ट फ्रॉम द वर्क एज वेल, और अदर थिंग्स जो तुम देखते हो सीखते हो लाइफ में. तो आई थिंक वो काफ़ी चेंज आया है. अगर आप मुझसे बोलोगे कि सबसे बड़े दो चेंजेस या एक चेंजेस क्या आया है, वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर हुआ हूँ, एंड आई थिंक क्या रिस्पॉन्सिबल हुआ हूँ काफ़ी. तो that would have been ओके। the biggest change which I also feel. इंडिया में मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है. राइट, आजकल तो आप घर पे दूध का पैकेट लाना भूल गए तो आप ब्लिंकिट कर लो, और कोई ऐप से आप 10 मिनट में वो घर पे आ जाता है. तो इट इज मच मोर कन्वीनियंट इन इन इंडिया. सबके पास बाई है, सबके पास कुक है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, स्पेशली जो वर्किंग क्लास पीपल है उनके पास है, और मेट्रोज में तो ऑलमोस्ट सबके पास ही होते हैं. तो अभी यहाँ पे वो सब नहीं है. तो यहाँ पे अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे तो आप अपने ऊपर ही पाइल अप करे जा रहे हो सारी चीजें. राइट, तो अगर आप आज के बर्तन नहीं धोगे तो फिर कल को आपको खाने के लिए बर्तन नहीं होंगे. सो यू हैव टू बी, बिकॉज अल्टीमेटली साफ सफाई आपको करनी है. अल्टीमेटली आपको खुद का ख्याल रखना है. अल्टीमेटली आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है अपने घर का, जहाँ आप रह रहे हो. यहाँ पे इट्स आई थिंक इंडिया में हमारी एज अ पर्सन, इन टर्म्स ऑफ दिस, वी हैव अ वेरी प्रिविलेज्ड लाइफ. बट वी डोंट वैल्यू वी डोंट दैट, आई यू थिंक, आई यू मीन व्हाई। कैनॉट वैल्यू इट अंटिल, देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है हम इंडियंस में और इनमें. और वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि हम इंडियंस ना अपनी कंट्री से बाहर जा नहीं पाते हैं ज्यादा फ्रीक्वेंटली. राइट, अभी अभी हम लोगों ने इंडिया से बाहर जाना स्टार्ट किया है. बट जब आप बाहर जाते हो, जब तक आप दुनिया नहीं देखोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यार दुनिया में क्या हो रहा है, और तब तक आपको किसी चीज की वैल्यू नहीं आएगी. तो वो मुझे बहुत बड़ा एक रीजन लगता है कि हम लोग, और क्योंकि मुझे मुझे पता है जब मैं इंडिया जाता हूँ ना तो मैं भी वैसे ही हो जाता हूँ. अभी वेकेशन में जाऊंगा तो मैं भी वैसे ही हो जाऊंगा, क्योंकि आई हैव एवरीथिंग ओवर देयर. मम्मी ने खाना बनाया है बढ़िया, आ केवल यस, खाना बस खाने के लिए खाना है, बैठना है। यस. बट व्हाट, खाने के लिए केवल करेक्ट बैठना है, करेक्ट. खाना है, बट आपको जैसे और कुछ नहीं छोटी करना। छोटी चीजें, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई. जैसे देखिए मेरी आदत कैसी थी, मैं जब इंडिया में मम्मी पापा कभी साथ घर पे जा रहा हूँ, जब मैं इंडिया में रहता था तो खाना खाया, प्लेट मेरी डाइनिंग टेबल पे ही है, ठीक है, मम्मी उसको क्लियर आउट कर रही है. अभी आदत हो गई है, प्लेट मेरी ऐसे वॉश होके डायरेक्ट डिश वॉशर में जाएगी या डायरेक्ट सिंक में जाएगी. तो आपकी आदत चेंज हो गई क्योंकि आप रोज यहाँ पे ये कर रहे हो. आप अपना शू जो है वो सही जगह पे रख रहे हो, तो वो सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें आती है. अब हाँ, बाकी सारी चीजों के लिए वहाँ इतनी फैसिलिटी है कि लोगों को कदर नहीं है उन सब चीजों की. पर वही जब आप बाहर आओगे, जब आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे सब कुछ है, आप नहीं कर सकते हो, तो आपको खुद करना पड़ता है. इसीलिए इंडिया में आप देखिएगा कि लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी आल बवाल कुछ भी हो गया है. बट वही इंसान अगर किसी विदेश की कंट्री में होता है, स्पेसिफिकली यूरोप में, यूएस में, तो वो एकदम रूल फॉलो करना स्टार्ट कर देता है. आई थिंक ये सिविक सेंस की बात है, मैं नहीं काफी देखिए, वो लोग इसके बारे में बोलते हैं। सिविक सेंस में मानता हूँ, बट देखिए सिविक सेंस तो सोसाइटी में इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और वो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो सिविक सेंस जब इंसान किसी दूसरी कंट्री में जाता है जहाँ पे बहुत हार्श रूल है, वहां पे तो उसका ऑटोमेटिकली वो सिविक सेंस आ जाता है. राइट.
वही है, कंट्रास्ट में देखने का जो या मौका या मिलता है तो ना वो इसलिए है वो। क्योंकि देखिए आप जब जाओगे आप दुनिया देखोगे तो आपको पता चलेगा यार कि कितना डिफरेंस है। और उस डिफरेंस से कुछ चेंज हो ना हो बट आपका आपका जो परसेप्शन है ना वो चेंज होता है। आप चीज बेसिकली आपका जो देखने करेक्ट। का नजरिया है वो आपको एक झटका यस लगता है कि दुनिया ऐसी नहीं और ऐसी भी ऐसे भी होती हो है सकता और फिर आप ना चीजों की कदर ज्यादा स्टार्ट करना कर देते है। हो। मान लीजिए मैं एक बहुत अच्छी वेल अमीर फैमिली से अगर इंडिया में आता हूँ जहाँ पे मेरे पास हर चीज के लिए 10-10 नौकर हैं। मैं पढ़ने के लिए हम्म। यूरोप आया। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सब काम खुद करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं तो मेरी आंखें उसी टाइम पे खुल जाएंगी कि भाई मैं अमीर हूँ वहां हूँ। तो वो चीजें देखिए वो खुलती हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडियंस एक तो शायद बाहर ज्यादा घूम नहीं पाते हैं। तो और यहाँ के लोग काफी एक्सप्लोर करते हैं आज से नहीं बहुत पहले से। तो इनके परसेप्शन हम्म। जो डेवलप होता है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होता है हम लोगों से। हम हम्म। लोग अपने ही एक बबल में रह जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया एंड वो नहीं भी हो सकता लाइक मैं गलत सही वाली कोई बात नहीं है बट या हम्म। इट्स इट यू नो अरे दैट्स व्हाट इट इज। मतलब मैं इसको वैसे रखूंगा, मतलब कि दो जो पिछले लास्ट 200-300 साल की जो गुलामी है उसका असर इतनी जल्दी नहीं जाएगा ना। नहीं देखिए वो भी है। भाई उन्होंने जितना पैसा लूट के जो रखा है, जो आज भी समृद्धता है यहाँ पे, हम्म। तो वो डेवलपमेंट बहुत, मतलब कि अब पैसा इतना ज्यादा है आपके पास, हाँ ये आपकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, आपकी कैपेसिटी, सेम वर्क जो हम वहाँ पे करते हैं इंडिया में वो सेम वर्क यहाँ करें। करेक्ट। मतलब हम तो अपना एग्जांपल दे रहे हैं, इवन यहाँ के तो लेबर लोग भी हमसे ज्यादा या कमाते हैं। इंडिया में तो लेबर की वैल्यू, मतलब हम्म कि कोई ज्यादा खास उतनी वैल्यू नहीं हम्म रहती। सो इनकी इनकी बाइंग, सो कहना ये चाहिए कि यहाँ बाइंग कैपेसिटी जो आर्टिफिशियली, नॉट आर्टिफिशियली बट with those old loot and etc. and ये जो डॉलर डोमिनेशन नहीं है, डॉलर इज अ रिजर्व का हम्म। करेंसी, सो ये उसका फ्रूट है एक्चुअली। हाँ देखिए वो तो है उसमें टाइम तो लगेगा आई थिंक तो बट इट्स तो सो मतलब बेसिकली इनके पास वो पावर ज्यादा रही है कि एक्सप्लोर ज्यादा कर पाए। आई नो मैं यस मना या नहीं या कर रहा या हूँ, या पॉइंट। नो आई यस। एग्री विद दैट तो आई थिंक। तो उसी वही एक रीजन है। मतलब मैंने इसको इस तरीके से पेंट करा, मतलब मैं भी काट भी दूंगा। नहीं नहीं इट्स ओके बट लाइक लेकिन जैसे मैं भी अपने काफी फ्रेंड्स को बताता हूँ लाइक इफ आई गिव इन अ वेरी बिग एग्जांपल इज वर्क लाइफ बैलेंस राइट। हम्म। तो आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि यार यहाँ पे तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। अच्छा है। हम्म। बहुत ही ज्यादा अच्छा है इतना अच्छा है कि अब मैं इंडिया जाके जॉब नहीं कर सकता। और इंडिया में 90 टू 95% जो लोग हैं वो वही जॉब कर रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं अभी वहां पे। क्योंकि वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस इज लाइक कोई तवज्जो ही नहीं है उसकी। everyone is working for 14 hours 15 hours weekends they are always stressed out। तो मैं अपने काफी सारे फ्रेंड्स को मेरे काफी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आए भी पिछले 3-4 सालों में। तो मैं उनको कहता था यार ठीक हम्म। है तुम कुछ पैसा सेव करके अच्छा पैसा सब कमा रहे हो बट आप पैसा सेव करो एक बार यूरोप आके तो देखो घूम के। एंड देन दे वर लाइक कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है 5 बजे तो सारे लोग बाहर है काम कब करते हैं। मैंने कहा फिर मैंने उनको समझाया कि ये लोग बहुत अहमियत देते हैं अपनी लाइफ को अपने रिलेशनशिप को अपनी आसपास की चीजों को। तो वो हमारे वहाँ वह है ही नहीं और वो तब तक रियलाइज नहीं होगा लोगों को जब तक वो बाहर निकल के देखेंगे नहीं। राइट तो हम्म। वो एक बहुत बड़ा वैसे डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको, मैं हल्का सा एक एडिशन या कर दूं कि जैसे यहाँ पे 9 to 5 काम करके खत्म कर दिया, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी, एक्चुअली प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इज क्वाइट हाई यहाँ पे, ऑफ यूरोप कोर्स में, होगी और ही। स्पेसिफिकली यस डच इन नहीं नहीं नेदरलैंड्स। देखिए they are very sound in this understanding. I mean बहुत ही यस सिंगल माइंडेड ऑफ काम कोर्स करते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत कम है। कम करते यस हैं। नहीं ये सब जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास उतने इवॉल्व ही नहीं हुए हैं। इंडिया में मल्टीटास्किंग इज अ गुड थिंग। नहीं क्योंकि देखो वहाँ की इंडस्ट्री की आई थिंक वही रिक्वायरमेंट है। यस। आपको पोछा मारना भी आना चाहिए आपको टेबल साफ करना भी आना चाहिए आपको कोड लिखना भी आना चाहिए राइट। तो वो और वो हर इंडस्ट्री में है हर कंपनी में है। एंड कंपटीशन इंडिया में इतना ज्यादा है कि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका रिप्लेसमेंट लाखों में है वहां पे। तो हाँ। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी जो आपको बहुत ही तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा कैसे होगा जब अगर आपने अपने के लिए टाइम निकाल लिया तो कोई आपकी जॉब ले लेगा। यस। राइट। ये बहुत बड़ा हाँ फैक्टर है।
तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको तो हम लोग कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट आई थिंक इट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉसिबल टू चेंज दैट कल्चर इन कंपनीज। आप किसी को हम्म, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप रेट कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली ओके। यहाँ पे भी होता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी रेटिंग होगी। बट वहां पे काफी अलग फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कि अगर कोई 14-15 घंटे ऑफिस में बैठा है तो इसका मतलब हाँ यार यही अच्छा काम कर रहा है, even if the productivity is 10%, 15%, 20%. Here people work for 6 hours, right? एक घंटा कॉफी ब्रेक, हम्म, 1 घंटा लंच ब्रेक, 6-7 घंटे ऑलमोस्ट दिन में काम करेंगे, लेकिन फिर वो 6 घंटे वो ऐसा काम करते हैं कि दे डू इट, दे या। yeah. तो इसीलिए ही आई थिंक उसमें उसमें एक चीज का और बड़ा रोल है, जो इनकी कम्युनिकेशन स्टाइल है, और जो प्रिंस द वे दे कम्युनिकेट, स्पेशली आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट न कंप्लीट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लीट वेस्ट और यूएसए, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली नेदरलैंड्स। इनका जो डायरेक्ट डायरेक्ट डच जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, और जो जो कल्चर है, जो इसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है कि बी या कम्युनिकेटिव and as much as direct करेक्ट। possible. I mean, so that's a very unique thing. I mean, आई which थिंक सो, पर देखिए वो बहुत अच्छी चीज है। आई एम नॉट श्योर कि वो पहले से ही था यहाँ पे, या mm-hmm, वो आया है। सो दैट इज वन थिंग mm-hmm, विच इवन आई डोंट नो, कि पहले से ही लाइक होता ना किसी सोसाइटी में पहले से ही एक कल्चर रहा है, और किसी सोसाइटी में आपके एक्सटर्नल चीजों की वजह से वो चीजें आती हैं। एक्सटर्नल चीजें मींस डच वाज लाइक नेदरलैंड्स वाज ऑलमोस्ट अंडर द वाटर। It was a mm-hmm, very harsh country to live. Swamps, uh, mm-hmm. very bad cold weathers. So they had, it can be a possibility, जो मुझे लगता है कि because of the conditions, these people and the people from Netherlands, which is a very good thing, are more direct, which उससे फायदा ये होता है कि आपको कुछ काम करना है तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। Yeah. आपको कुछ काम करना है, आपको आप सही और गलत बताओगे कि यार मुझे ये सही लग रहा है, ये गलत बता रहे हैं। सो एवरी वन हैव देयर ओन ओपिनियन, राइट? तो वो इसलिए भी होता है, जब बोलते हैं ना जब आपके सर पे तलवार हो तो आपकी एफिशिएंसी हमेशा बढ़ जाती है। Mm-hmm. तो वही वाली बात है, जब उनकी कंडीशंस ऐसी रही है तो उनको डायरेक्ट होना पड़ेगा, राइट? अगर हाँ. आपकी कंडीशंस वैसी हैं, आप डायरेक्ट नहीं हो, तो आप सरवाइव कैसे करोगे? एंड देन उन्होंने तो सरवाइव छोड़ो, सर्वाइवल तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था। उन्होंने तो उसके बाद इतना एनहांसमेंट करा है अपनी सोसाइटी में, अपनी टेक्नोलॉजी में, कि वो वन ऑफ द बिगेस्ट नेवीज एंड बिगेस्ट एक्सप्लोरर्स ऑफ द वर्ल्ड बने। एंड देन इट्स, एंड आई थिंक दैट इज ओनली बिकॉज व्हेन यू हैव these sort of things like being direct, अगर मुझे एक नाव बनानी है तो मैं डायरेक्ट रहना पसंद करूंगा उस बंदे से, ताकि वो मुझे टाइमलाइन पे वो नाव बना के दे दे, rather than being very undirect and वो Mm-hmm. एफिशिएंसी से वो काम ना कर पाए। Netherlands is also known for traders. या I ऑफ mean, कोर्स। यहाँ पे बहुत सारे या ट्रेडर्स हैं। सो ट्रेडर, जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में भी ये सारे प्रिंसिपल, आई मीन बिजनेस में तो वही है ना, मुनाफा, of course. लॉस, And Netherlands is, एंड ऑल and दीज I थिंग्स। सो think it is very very underdog country in this world. Most of the people do not know about what Netherlands have achieved and what they are. sometimes I think, I mean, a lot of people should not know about it Yes. actually. No, it's just a joke, but I think everyone should, Yeah, it's just, everyone yeah, should yeah. know about it, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इन्होंने ब्रिटेन के जैसे ऑलमोस्ट सारी दुनिया को कॉलोनाइज कर लिया था, वहाँ के रिसोर्स ले आए थे, नहीं। दे वर गुड एक्सप्लोरर्स। They might have bought some resources from different parts of the world, but they have built their own entity as a country. आप दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन जो हम लोग डे टू डे लाइफ में, जैसे फिलिप्स, यू नो आई नेवर हम्म, न्यू व्हेन आई वाज इन इंडिया कि फिलिप्स एक डच कंपनी है। एंड हाँ, फिलिप्स हम काफी लोग, मतलब बड़ा या नाम है। एंड फिलिप्स हम लोग जब से आंखें खुली है शायद हम तब से यूज कर रहे हैं। ऐसी बहुत हम्म, सारी कंपनीज हैं, लाइक देयर इज वेरी बिग कंपनी, most of the most maybe your user already know it, ASML, you know it. yeah, It's like, if yeah, it's a backbone of a semiconductor industry. I would never comment on ASML. I just, जब भी मुझे कोई मिलता है ना,
बोलते कि यार वहाँ पे क्या क्या It's है. a backbone. It's a backbone of entire semiconductor industry. It's only Yeah. one company in the world, so I think I would not disclose anything. I would like your viewers to go and research it. That's what I do. If I hear something from someone, I just go and just Google it and just research about it. I think that's the best thing. That's how you can learn on your own, and then it also Mm. gives you that curiosity to explore it more. Yeah. 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 So So. yeah, I think but yeah, that's I'm very much intrigued because काफी अच्छी अच्छी कंपनीज नेदरलैंड्स में है. वर्क कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है. पीपल आर वेरी डायरेक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक द कल्चर इज वेरी गुड. आप आपके Yeah. दिमाग में कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड नहीं होता है किसी और चीजों का. अगर Hmm. आपके कलीग को कुछ चीज पसंद नहीं आई तो he will say it in your face, and it is very productive because it saves time, and it Yeah. they do not say it in a very bad way. They just say it, and then you can collaborate and make things okay, make things good, enhance Yeah. it. तो वो एक काफी अच्छा कल्चर है आई थिंक जो ऑलमोस्ट सारी दुनिया को अडेप्ट करना चाहिए. एटलीस्ट इंस्पिरेशन तो लेनी चाहिए आई नो, बट कुछ वो पार्ट देखिए से. मैंने बोला ना आपको कि इट इज नॉट दैट इजी बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम व्हाट कंडीशन यू आर कमिंग फ्रॉम. आप Yeah. अगर बहुत Geological ऑफ कोर्स इंडिया condition, इंडिया climate, and वाज everything. वन ऑफ द वेरी प्रिविलेज्ड सब कॉन्टिनेंट. जो भी पूरा एरिया है, मैं इंडिया स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा, बट जो सब कॉन्टिनेंट है वो काफी प्रिविलेज्ड रहा है in terms of climate, in terms of crops, and आपके पास सब कुछ है, Resources. resources. It's very it's people should be, लोगों को बहुत ही वो होना चाहिए इन सब चीजों में कि यार हमारे पास कदर नहीं है, मतलब राइट. उनको बहुत कदर होनी चाहिए थी कि यहाँ पे नहीं है. आप देखिए मैक्सिमम नेदरलैंड्स में मैक्सिमम फ्रूट्स एंड सब्जियां तो पॉली फार्मिंग एंड ग्रीन हाउस में बन रही हैं. देयर यू हैव नेचुरल. तो जहाँ पे फसल नहीं हो पाती है ढंग से, वो लोग वन ऑफ द बिगेस्ट फूड एक्सपोर्टर हैं. वो लोग वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लावर एक्सपोर्टर्स हैं. वो लोग वन ऑफ द बिगेस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर हैं. तो इट आई थिंक इट ऑल कम्स ऑन द कंडीशन, आप आपने क्या किया है सरवाइव करने के लिए अपने आप को. आई थिंक अब वो बात नहीं बोलते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. तो दैट्स व्हाट आई सेड राइट, इनकी आई कि थिंक या. तलवार लटकी हो तो इंसान खुद ही एफिशिएंट हो जाता है. तो उनके साथ वही यस. था आज से 1000 2000 साल पहले. बट या they nailed it. It's very underdog, very good economy, I would say, and very good policies. Public transport is also, we can say that it's quite good. I think it's one of the best, I would say. And cycle infrastructure, bike Yes, infrastructure, I mean, I think one of the best. one of, I think, most healthiest people you will find in Netherlands, uh, and it is engraved in their culture, and it is Yeah. engraved because उन लोगों ने ये सारी चीजें अपने अंदर लेके आई हैं. तो Hmm. लाइक साइकिलिंग इज लाइक their day to day activity. It's like walking for us. वो ये सारी चीजें, एंड देन दे ईट हेल्दी. सो Mhm. ये सारी काफी चीजें हैं. देन ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जिस तरीके से आपकी लाइफ बाहर है आपके वर्क से, उस Mhm. उसके हिसाब से ही आपकी वर्क में एफिशिएंसी भी आती है. लाइक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपकी लाइफ. आप खाना कैसा खा रहे हो, आप मल्टीपल फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम योर वर्क लाइफ also decides your efficiency. तो वो यहाँ पे यूरोपियंस ने काफी पहले क्रैक कर लिया था. So that's why, I mean, यूरोप को दुनिया का गार्डन बोला जाता है. एंड इट्स गुड. इंडिया में थोड़ा सा ये है कि काफी काफी अमेरिकनाइज्ड कल्चर मुझे काफी लगता है कॉर्पोरेट में Hmm. वहाँ पे. एंड इट ऑल्सो इज अ रीजन बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब इंडिया में सेटअप हो रहा था आईटी इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट आईटी इंडस्ट्री बिकॉज आई एम फ्रॉम देयर, तो वो जनरली अमेरिकन कंपनीज ही थी. तो वो इन्फ्लुएंस आपका आएगा ही आएगा. बट हाँ, आई थिंक व्हाट वी वुड हैव डन इज टू गेट द गुड फ्रॉम बोथ द प्लेसेस एंड देन इम्प्लीमेंटेड इट. निशांत, मैं कहता हूँ कि आज का पॉडकास्ट हम लोग थोड़ा यहीं पे ही रैप या अप करते हैं. श्योर. नेक्स्ट टाइम पे we will come with bit more specific topic, because since it was the first one, या. so it was a kind of starting up, so warm up session, I would say, या. in our podcast या. series. So
Maybe any last thing, if you want to say something, then I can. First of all, thank you so much for being so kind and making me come to this particular platform. I wish you all. Have you enjoyed Oh it yeah, or yeah, not? I like it. It's one of the thing which I like it is to talk with perception. It develops your perception. It gives you a lot of experience, lot of new things to learn from, and curiosity. So it's like Yeah, आपने कुछ बोला and I was not aware of it. Yeah, I was not sure of it. I'll just Google it or do some research on my own if it interests me. तो वो मुझे लगता है कि interactions होने चाहिए और मुझे लगता है आजकल की लाइफ में we need a lot of interactions because most of our time is going either sitting in front of a laptop or you know seeing TikTok and reels in Instagram. yeah. Somehow we have lost that human interaction. It's very minimum now. I hope this particular series make people to also give the importance to be more interactive and go to the old way of the interaction. I think that would be one of the best thing which, if we can give it to our viewers, that they will also get inspired and start talking to Of each course, yeah, other. yeah. I think it's very, very Yeah. important. Shant, thank you very much for coming to our Yep. podcast. And for listeners and viewers, bye bye. See you next Bye, time. guys.